क्या कभी ऐसा सोचा है कि किसी इंसान के देखे हुए ख्वाब मतलब उसके सपने हकीकत में तारीख का रुख बदल सकते हैं? ये सुनने में शायद किसी कहानी जैसा लगे, लेकिन आज हम इतिहास के एक ऐसे ही पहलू पर बात करने वाले हैं जहां सपने और हकीकत वो जैसे मिलते हुए से नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं मैसूर के उस शासक की जिसे दुनिया शेरे मैसूर कहती है, टीपू सुल्तान। 20 नवंबर 1750 को जन्मे टीपू, आप जानते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थे। उनका वो मशहूर कॉल तो शायद कई लोगों ने सुना होगा, लोमड़ी की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये शायद उनके जीने का अंदाज था। आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये टीपू सुल्तान की एक बेहद निजी, एक अंदरूनी दुनिया के बारे में है, उनकी ख्वाबनामा। हाँ, एक ऐसी डायरी जिसमें वो अपने देखे हुए सपनों को कलमबंद किया करते थे। और जाहिर सी बात है, हमारी ये चर्चा पूरी तरह से उन स्रोतों पर आधारित है जो हमें मिले हैं, और हमारा मकसद है टीपू सुल्तान के जहन में झांकना, उनके सपनों की दुनिया को समझना और ये जानना कि भाई उनके लिए इन सपनों के क्या मायने थे। बिल्कुल, और टीपू सुल्तान के इन सपनों को, उनकी ख्वाबनामा को समझने के लिए उस जमाने के माहौल को जहन में रखना बहुत जरूरी है। ये ख्वाबनामा तब लिखी जा रही थी जब टीपू सुल्तान अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ये सिर्फ कोई सियासी या फौजी लड़ाई नहीं थी, या उनके वजूद की, उनकी पहचान की लड़ाई थी। ऐसे माहौल में जाहिर है उन पर कितना जबरदस्त दिमागी और जज्बाती दबाव रहा होगा, और इसी मुश्किल दौर में वो अपने सपनों को लिख रहे थे। और जैसा आपने कहा, सूत्रों के मुताबिक टीपू के लिए ये सपने महज रात में देखे गए बेतरतीब ख्याल नहीं थे। वो कुछ खास सपनों को बहुत अहमियत देते थे। कुछ तो वो ईश्वरीय मार्गदर्शन, मतलब डिवाइन गाइडेंस का जरिया मानते थे। ऐसा लगता है कि उन्हें यकीन था कि इन सपनों के जरिए उन्हें ऊपर वाले की तरफ से कोई इशारा, कोई पैगाम मिल रहा है जो उन्हें इस मुश्किल जंग में रास्ता दिखाएगा और हिम्मत देगा। ये बात तो वाकई दिलचस्प है। मतलब एक शासक जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है जंग के मैदान में, वो अपने सपनों को इतनी संजीदगी से ले रहा था, उन्हें बाकायदा लिख भी रहा था। तो ये ख्वाबनामा असल में है क्या? आपने बताया डिवाइन गाइडेंस मानते थे, पर दिखती कैसी थी? इसमें क्या दर्ज था? हाँ, ये ख्वाबनामा अपने आप में एक बहुत अनोखी चीज है। जैसा कि आपने कहा, ये टीपू सुल्तान की अपनी हाथ की लिखाई में उनके सपनों का एक, कह सकते हैं, कलेक्शन है, मजमुआ है। ये सपने उन्होंने तकरीबन 1785 से लेकर 1798 के बीच देखे और लिखे। यानी उनकी शहादत से बस 1 साल पहले तक वो ये सिलसिला जारी रखे हुए थे। और इस डायरी में कुल, जहां तक पता है, 37 सपनों का जिक्र मिलता है, जिन्हें उन्होंने फारसी जबान में लिखा था। लेकिन इसे सिर्फ सपनों की एक लिस्ट समझ लेना वो सही नहीं होगा। ये डायरी उस दौर के हालात, टीपू की अपनी शख्सियत, उनकी उम्मीदें, उनके डर, उनकी गहरी आस्था और उनके दिमाग में जो कुछ चल रहा था, उसकी एक सीधी झलक देती है। खास तौर पर जब हम सोचते हैं कि वो किस कदर तनाव भरे माहौल में जी रहे थे, जहां हर पल जंग का खतरा था, तब इस डायरी की अहमियत और बढ़ जाती है। ये हमें टीपू के अंदरूनी कश्मकश और इरादों को समझने का एक मौका देती है। और ये डायरी मिली कैसे? मतलब एक सुल्तान की इतनी निजी चीज, उनके सपनों का रिकॉर्ड, ये अंग्रेजों तक या आम लोगों तक कैसे पहुंचा? इसकी भी कोई कहानी होगी जरूर। हाँ, इसकी कहानी भी उसी दौर की तारीख से जुड़ी हुई है। ये ख्वाबनामा असल में सामने आई 1799 में, जब चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ और श्रीरंगपट्टनम, जो टीपू की राजधानी थी, उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। टीपू सुल्तान इस जंग में शहीद हो गए। जंग के बाद, जैसा कि अक्सर होता है, किले की तलाशी ली गई, दस्तावेज खंगाले गए। इसी दौरान एक ब्रिटिश अफसर थे, कर्नल विलियम किर्कपैट्रिक। वो फारसी जबान के माहिर भी थे। उन्हें टीपू के निजी सामान में से डायरी मिली। किर्कपैट्रिक को फौरन अंदाजा हो गया कि ये कोई मामूली कागजात नहीं है, बल्कि ये खुद टीपू सुल्तान के हाथ से लिखे उनके ख्वाब हैं।
और एक बात और अहम है, जैसा कि सोर्सेज बताते हैं कि टीपू सिर्फ सपने लिखते ही नहीं थे, वो बाकायदगी से ताबीर ख्वाब यानी सपनों का मतलब बताने वाले, उनकी व्याख्या करने वाले माहिरों से मिलते थे और उनसे अपने सपनों के मायने पूछते थे। उस जमाने में खासकर हुक्मरान तबके में सपनों की ताबीर करवाना काफी आम था, क्योंकि माना जाता था कि ख्वाब मुस्तकबिल का इशारा हो सकते हैं या उनमें कोई गहरा राज छुपा हो सकता है। टीपू का इन माहिरों से मिलना ये दिखाता है कि वो इन सपनों को कितनी संजीदगी से लेते थे, उन्हें समझने की कोशिश करते थे। आज ये तारीखी दस्तावेज लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में महफूज है, जहां इसे रिसर्चर्स देख सकते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक निजी शौक नहीं था, वो बाकायदा इन सपनों के मायने तलाशते थे और उन्हें अपनी जिंदगी और शायद अपनी हुकूमत के लिए अहम मानते थे। ये बात तो ख्वाबनामा को और भी ज्यादा संजीदा बना देती है। चलिए अब जरा इस ख्वाबनामा में झांक कर देखते हैं, क्या इसमें दर्ज किसी खास सपने का जिक्र हमारे स्रोतों में मिलता है जिससे हमें अंदाजा हो कि टीपू किस तरह के सपने देखते थे और उनके क्या मायने निकालते थे? हाँ बिल्कुल, स्रोतों में ख्वाबनामा में दर्ज कई सपनों का हवाला है, लेकिन एक ख्वाब खास तौर पर ध्यान खींचता है जिसका जिक्र आपने आउटलाइन में भी देखा होगा, दिल्ली के तख्त पर एक राजा को बिठाना। ये एक बहुत ही कह सकते हैं ताकतवर और सियासी ख्वाब लगता है। टीपू सुल्तान ने इसे अपनी डायरी में दर्ज किया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो दिल्ली शहर के नज़दीक हैं। उनके साथ उनका एक अफसर भी है जिसका नाम सिंद्रे बताया गया है, जो उनके सामने बैठा है। ख्वाब में टीपू उस अफसर से एक कसम लेते हैं, एक अहद लेते हैं। वो कहते हैं, तुम और तुम्हारी फौज हमारे साथ मिलकर अविश्वासियों के खिलाफ खड़े हो जाओ। अब ये लफ्ज अविश्वासी यानी अनबिलीवर्स उस दौर के सियासी माहौल और टीपू की नज़र में उनके दुश्मनों, खासकर अंग्रेज़ों और उनके साथियों की तरफ इशारा हो सकता है। और फिर ख्वाब में ही टीपू एक बड़ी घोषणा करते हैं, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं दिल्ली पर हुकूमत कायम करूंगा और तख्त पर एक नया बादशाह बैठाऊंगा जो इस्लाम की ताकत का पैगाम होगा। ये एक बहुत साफ ख्वाब है जिसमें उनकी सियासी और मजहबी महत्वाकांक्षा साफ झलकती हैं। टीपू ने यह भी लिखा कि सुबह उठते ही उन्होंने फौरन इस ख्वाब को अपनी डायरी में लिख लिया, शायद इसलिए कि ये उन्हें बहुत अहम लगा होगा। दिल्ली पर हुकूमत, एक नया बादशाह, इस्लाम की ताकत का पैगाम, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा ख्वाब है। ये सिर्फ एक सपना नहीं लगता, ये तो उनकी दिली ख्वाहिश, उनकी रणनीति का हिस्सा लगता है। इस ख्वाब को हम कैसे समझ सकते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी दबी हुई इच्छाएं थीं या इसका कोई गहरा मतलब था उनके लिए? हाँ, यही इस ख्वाबनामा का सबसे दिलचस्प पहलू है। इस ख्वाब का अगर विश्लेषण करें तो साफ पता चलता है कि ये महल एक यूं ही देखा गया ख्वाब नहीं था। ये टीपू सुल्तान की हकीकी ज़मीनी महत्वाकांक्षाओं का आईना था। दिल्ली उस वक्त भी हिंदुस्तान की सियासत का एक अहम मरकज़ था। मुगलिया सल्तनत कमज़ोर ज़रूर हो चुकी थी, लेकिन उसकी अलामत, उसका सिंबल अब भी बाकी था। टीपू का ख्वाब में खुद को दिल्ली के करीब देखना और वहाँ अपनी मर्जी का बादशाह बिठाने की बात करना, ये दिखाता है कि वो सिर्फ मैसूर तक ही नहीं सोच रहे थे, उनकी नज़रें कहीं ज़्यादा बड़ी तस्वीर पर थीं। वो शायद खुद को हिंदुस्तान में एक नई ताकत के तौर पर उभरते हुए देख रहे थे, एक ऐसी ताकत जो अंग्रेज़ों के बढ़ते असर को रोक सके और इस्लामी हुकूमत को शायद दोबारा मजबूत कर सके। ये ख्वाब उस वक्त के माहौल की भी तस्वीर दिखाता है, जहाँ जंग, हक यानी अधिकार या सत्य जैसा टीपू समझते होंगे, और ईमान यानी आस्था, ये सब एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए थे। ये ख्वाब उन्हें न सिर्फ उनकी मंजिल का इशारा दे रहा था, बल्कि शायद उस मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी जज्बा और यकीन भी दे रहा था। उनके लिए ये शायद एक अलामत थी, एक सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन था कि उन्हें किस रास्ते पे चलना है और क्या हासिल करना है। तो ये ख्वाब उनके लिए सिर्फ ख्वाब नहीं थे, बल्कि एक तरह से प्रेरणा और दिशा का काम कर रहे थे। खासकर दिल्ली वाला ख्वाब तो उनकी बड़ी सियासी सोच को जाहिर करता है। बिल्कुल, इन सपनों ने उनकी हिम्मत और उनके ईमान पर कैसा असर डाला होगा? क्या हमें स्रोतों से इस बारे में कुछ पता चलता है? हाँ, स्रोतों से ये इशारा जरूर मिलता है कि इन सपनों ने, खासकर जिन्हें वो ईश्वरीय मार्गदर्शन समझते थे, उन्होंने टीपू सुल्तान की हिम्मत और उनके ईमान को यकीनन बहुत मजबूती दी होगी। देखिए, जंग के मैदान में जहां हार और जीत का फैसला सिर्फ हथियारों से नहीं होता, हौसले से भी होता है, वहां इस तरह का यकीन, इस तरह का भरोसा बहुत बड़ी ताकत बन जाता है।
टीपू सुल्तान का वो मशहूर कॉल भी इसी सोच को दिखाता है, जिसका जिक्र मिलता है, अगर अल्लाह ने फैसला कर दिया है तो अंग्रेजों की ताकत भी हमें नहीं रोक सकती। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये उनकी गहरी आस्था और शायद उनके सपनों से मिले यकीन का इजहार है। जब किसी लीडर को ये लगने लगे कि उसे ऊपर वाले की मदद हासिल है, कि उसकी लड़ाई सही है और उसकी जीत तय है, तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि टीपू के लिए उनके कुछ ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं थे, वो अल्लाह के पैगाम थे। वो उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग में जीत का यकीन दिलाते थे। ये उनके लिए एक अंदरूनी ताकत बन गए होंगे जो उन्हें मुश्किल हालात में भी लड़ते रहने की हिम्मत देते थे। हाँ, ये बात तो समझ आती है कि आस्था और यकीन हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन क्या इन सपनों का टीपू की असल जंग की रणनीतियों पर भी कोई असर पड़ता था? एक स्रोत में ये बात कही गई है कि सपने सिर्फ सोच नहीं, रणनीति की बुनियाद भी हो सकते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो ख्वाब में मिली हिदायतों के आधार पर अपनी फौजी चालें चलते थे, जैसे कि फौज को किधर भेजना है या कब हमला करना है? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब देखिए थोड़ा पेचीदा है। ऐसा मानने का कोई सीधा सबूत हमारे पास नहीं है कि टीपू सुल्तान ख्वाब में मिली किसी खास हिदायत, जैसे कि आपने कहा फौज को दाहिनी तरफ से भेजो या इस वक्त हमला करो, इसके आधार पर अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी तय करते थे। ये शायद हकीकत से दूर की बात होगी। लेकिन उस जुमले का मतलब शायद ज्यादा गहरा है। जब हम कहते हैं कि सपने रणनीति की बुनियाद हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये सपने टीपू के इरादों को मजबूत करते थे, उनके आत्मविश्वास को उस लेवल पर ले जाते थे जहां वो बड़े और जोखिम भरे फैसले लेने से हिचकिचाते नहीं थे। उनका दुनिया को देखने का नजरिया, जिसे हम वर्ल्ड व्यू कहते हैं, वो उनके सपनों और उनकी आस्था से यकीनन प्रभावित होता होगा। अगर आपको यकीन है कि आपकी जीत तय है और आपको ऊपर वाले की मदद हासिल है, तो आप शायद ज्यादा दिलेरी से लड़ेंगे, ज्यादा बड़े प्लान बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सपने सीधे तौर पर टैक्टिकल रणनीति ना बनाते हों। स्ट्रैटेजिक सोच, उस विजन और उस हौसले को जरूर शक्ल देते होंगे जो किसी भी जंग के नतीजे पर असर डालता है। ख्वाबनामा इस लिहाज से हमें टीपू के दिमाग की अंदरूनी परतों तक ले जाती है, जहां उनकी आस्था, उनकी महत्वाकांक्षा और उनके डर, ये सब आपस में गुंथे हुए थे। ये हमें बताती है कि एक लीडर सिर्फ बाहरी हालात से नहीं, अपनी अंदरूनी दुनिया से भी लड़ता है और प्रेरणा पाता है। तो मतलब ये हुआ कि ख्वाबनामा सिर्फ टीपू के सपनों का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये उनके जहन, उनकी शख्सियत और उनके दौर को समझने की एक तरह की चाबी है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक तारीखी शख्सियत के निजी विश्वास, उनकी अंदरूनी दुनिया, उनके बड़े फैसलों और उनके कामों पर असर डाल सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ख्वाबनामा हमें टीपू सुल्तान की शख्सियत की उन गहराइयों से रूबरू कराती है जो शायद किसी सरकारी दस्तावेज या तारीखी ब्यूरो से हमें कभी पता नहीं चलती। ये दिखाती है कि वो सिर्फ एक बहादुर योद्धा और एक चालाक हुक्मरानी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान भी थे जो अपने सपनों पर यकीन रखते थे, उनमें मायने तलाशते थे और शायद उनसे हिम्मत भी पाते थे। ये डायरी टीपू की कहानी में एक और परत जोड़ देती है, जो उन्हें ज्यादा इंसानी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो आज की इस बातचीत को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान की ख्वाबनामा वाकई एक असाधारण दस्तावेज है। ये हमें न सिर्फ मैसूर के शेर के सपनों की दुनिया में ले जाती है, बल्कि उनकी गहरी मजहबी आस्था, अंग्रेजों के खिलाफ उनकी जंग के पीछे काम कर रहे जज्बात और उनकी दूर तक सोचने वाली सियासी महत्वाकांक्षाओं को भी उजागर करती है। ये डायरी इस बात की मिसाल है कि कैसे इतिहास के अहम मोड़ पर एक बड़ा शासक अपने निजी विश्वासों और सपनों को इतनी अहमियत देता था। ये हमें याद दिलाती है, जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, कि सपनों का मतलब घटाएं नहीं, उनमें छुपे निशान होते हैं, और टीपू सुल्तान यकीनन उन निशानों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, और ये ख्वाबनामा हमारे लिए भी एक गहरा सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। इतिहास में हम अक्सर बड़ी लड़ाइयों, संधियों और सियासी चालों पर ध्यान देते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदरूनी विश्वास, उसकी आस्था, उसके डर और उसकी उम्मीदें, चाहे वो सपनों से ही क्यों न जाहिर हो रहे हों, वो किस हद तक उसके फैसलों, उसके कामों और आखिरकार इतिहास के बहाव को शक्ल दे सकते हैं। टीपू सुल्तान की ये ख्वाबनामा हमें सिर्फ उनके बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि ये हमें इंसानी दिमाग की पेचीदगियों, यकीन की ताकत और महत्वाकांक्षा के उलझे हुए रिश्तों पर भी गौर करने का मौका देती है। यह हमें बताती है कि तारीख सिर्फ बाहरी घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है,
ये इंसानी रूह की कहानी भी है, जिसमें ख्वाबों का भी एक अहम हिस्सा होता है।